नमस्ते इन्वेस्टर्स, मैं हेमंत देसाई कंसेप्ट इन्वेस्ट वेल से आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग वेल्थ के बारे में। इन्वेस्टिंग एक क्रियापद है, वेल्थ एक एडजेक्टिव है। तो दोनों को मिलाकर जब हम अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे अरसे में एक अच्छी संपत्ति का निर्माण करते हैं। तो वो संपत्ति का सृजन हम कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग एक साइंस भी है और आर्ट भी है। वो साइंस इस हिसाब से है कि उसमें लॉजिकल कंसीडरेशन करने पड़ते हैं, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। वो आर्ट इस हिसाब से है कि उसमें हमको इमेजिनेशन भी चाहिए, विजुअलाइजेशन भी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। इन्वेस्टिंग में सही क्या है और गलत क्या है? इन्वेस्टिंग में सही ये है कि ये एक टाइम का डिसीजन नहीं है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक डिसीजन लिया, फिर दूसरा डिसीजन लिया, फिर तीसरा डिसीजन लिया। इस तरह से हम अगर कंसिस्टेंटली अच्छे डिसीजंस लेते हैं तभी लॉन्ग रन में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनता है। इन्वेस्टमेंट में गलत क्या है? आप जब इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं वो गलत है। किसी के कहने पर कुछ कर दिया वो गलत है। आप अपने रिस्क का अंदाजा नहीं लेते हैं, आप अपनी फ्यूचर नीड्स का कंसिडरेशन नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो गलत है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिंग करते हैं, टाइमिंग करते हैं, तो वो गलत है। अभी इन्वेस्टमेंट में कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो उसमें सबसे पहली चीज आती है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या है? अगर आपके पास 100 रुपया है तो कितना पैसा आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में लगाएंगे, कितना पैसा रियल एस्टेट में लगाएंगे, कितना पैसा इक्विटी में लगाएंगे, कितना पैसा प्रेशियस मेटल्स में लगाएंगे, और भी कुछ ऑप्शंस है। उसमें किस तरह से आप एसेट एलोकेशन करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मॉनिटरिंग। रिव्यू और रिस्ट्रक्चरिंग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आज आपने जो डिसीजन लिया है वो कल गलत साबित हो और उसको जो रेक्टिफाई करने का है वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो डिफरेंट एसेट क्लासेस है, जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, उसके बारे में मेरे कलीग नाविद और सिद्धार्थ आपको समझाएंगे। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम नाविद वीरानी है और मैं कॉन्सेप्ट इन्वेस्ट वेल के रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए डेट इन्वेस्टमेंट्स। डेट इन्वेस्टमेंट आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकता है, बट इससे पहले कि आप ये डिसाइड करें कि आपको डेट इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी रेगुलर इनकम नीड्स क्या है। इनफैक्ट डेट इन्वेस्टमेंट और आपकी रेगुलर इनकम नीड्स का असेसमेंट आपके फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होना चाहिए। इक्विटी जैसे वोलेटाइल एसेट क्लास पर रेगुलर इनकम नीड के लिए रिलाई करना एक बहुत ही बुरी स्ट्रेटजी हो सकती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और ना कि रेगुलर इनकम जनरेशनल पर्सपेक्टिव से। डेट इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जो इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, बट ये बात सही नहीं है। जब आप एक डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उसी तरह होता है जब आप एक पैसा किसी को लेंड करें, और जब आप अपना पैसा किसी को लेंड करते हैं तो आप एक चीज का खास ख्याल रखते हैं, और वो चीज है कि क्या वो इंसान आपको आपका पैसा वापस लौटा पाएगा या नहीं। सीधी बात बोलूं तो डेट इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रिंसिपल रीपेमेंट की एबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपेयर टू इंटरेस्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक और ऐसा एस्पेक्ट है जो इन्वेस्टर्स कई बार नजरअंदाज करते हैं, वो है कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड आपकी ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है जो अचानक से आ जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टर्स को कंटिंजेंसी फंड के लिए ये याद रखनी चाहिए कि कंटिंजेंसी फंड को सबसे कम वॉलेटाइल और सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट क्लास के अंदर रखना चाहिए। प्रेफरेबली
कंटिजेंसी फंड को कैश में ही रखना बेस्ट होता है। हमारा डिस्कशन के लिए अगला टॉपिक है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसकी अंडरस्टैंडिंग सारे इन्वेस्टर्स को इंडिया में बहुत ही अच्छे से है। और तो और सारे इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद भी करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि रियल एस्टेट ने पास्ट में रिटर्न ही इतना अच्छा दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि पास्ट में बनाया हुआ रिटर्न किसी भी एसेट क्लास में ये गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में भी वो एसेट क्लास उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस हर एक इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना घर और अपनी काम करने की जगह वो दोनों सबसे पहले परचेस करें और फिर तीसरे रियल एस्टेट की बात करें, क्योंकि खुद का घर और खुद की वर्क प्लेस एक इन्वेस्टर को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। रियल एस्टेट, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, एक हाई टिकट साइज आइटम है, माने कि बहुत सारा पैसा लगता है एक प्रॉपर्टी खरीदने में। कई बार इन्वेस्टर्स कैपिटल अप्रिसिएशन की लालच में आकर बहुत सारा कर्जा लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये कर्जा इन्वेस्टर्स को बुरे समय में बहुत बहुत परेशान करता है। एक और चीज जो इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले नजरअंदाज करते हैं वो ये है कि वो अपने प्रॉपर्टी के टाइटल और राइट्स को बराबर से इवैल्यूएट नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स खुद से ये टाइटल्स और राइट्स को इवैल्यूएट ना कर सके। हम ये एडवाइस करते हैं कि आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले और ये प्रॉपर्टी के टाइटल और राइट्स को प्रॉपरली इवैल्यूएट करें और फिर ही एक रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकता है, पर इसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करें। एक वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी आपको टेनेंट्स लाने में बहुत ही आसानी क्रिएट करेगी और अपना रेंट का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में भी मदद करेगी। थैंक यू। इक्विटीज में दो तरीके से पैसे बन सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाइए, आप खुद बिजनेस को खड़ा कीजिए। जैसे नारायण मूर्ति, जिन्होंने इन्फोसिस को शुरुआत की और फिर इन्फोसिस को बहुत बड़ी कंपनी बनाई। उसी तरह जेफ बेजोस, जो अमेज़न के फाउंडर है और जिसने अमेज़न को इतनी ऊंचाई दिलाई। दूसरा तरीका यह है कि आप इनडायरेक्ट वे में इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप ऐसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी ग्रेट कंपनीज में निवेश कीजिए और उसमें आप एक तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर या फिर पार्टनर बन जाइए। अगर वो कंपनी अच्छा करती है तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपकी वेल्थ क्रिएशन भी होगी। इक्विटी में दूसरा एक चीज हमें ध्यान रखना है, वो है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हमें रिस्क को भी मिटिगेट करना है। तो रिस्क को हम ऐसे मिटिगेट कर सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो में दोनों तरह से डाइवर्सिफाई कीजिए, एक सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा स्टॉक वाइज डाइवर्सिफिकेशन। आप अलग अलग सेक्टर्स खरीद सकते हैं और उसमें जो बेहतरीन कंपनीज है उसको आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इक्विटीज में टाइम और अटेंशन नहीं दे सकते हैं और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी के कहने पर और फिर उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं तो आपका कन्विक्शन नहीं आएगा, और कन्विक्शन नहीं आएगा तो जब टफ टाइम आएगा मार्केट में तब आप वो कंपनी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो बेहतर ये होगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं और अगर आपके पास टाइम, अटेंशन, मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्ट कीजिए थ्रू PMS, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, या फिर म्यूचुअल फंड्स कि जहां पे आप लमसम भी पैसा डाल सकते हैं या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेशियस मेटल्स, हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में हमें एसेट एलोकेशन करना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन में एक
एलोकेशन होना चाहिए प्रेशियस मेटल्स में। प्रेशियस मेटल्स में बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप 5 to 10% का वेटेज दे सकते हैं। और इट इज नथिंग बट एन इंश्योरेंस, क्योंकि कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल एक ऐसी चीज है कि जो आपके पोर्टफोलियो को हेज करती है, जो अगर टफ टाइम आता है तो वो आपको की मदद के लिए इंश्योरेंस जैसा रहता है। उसी तरह अगर मैं प्रेशियस मेटल की बात करूं तो एडॉर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें उसको देखना चाहिए। एंड फाइनली इट इज नॉट दैट प्रोडक्टिव एसेट क्लास, सो उसमें बहुत बड़ा वेटेज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले इन्वेस्टिंग वेल के बारे में बताया, वो एक साइंस भी है और आर्ट भी है, वो बताया। इन्वेस्टिंग में क्या सही है वो बताया, क्या गलत है वो बताया। मेरे कलीग नाविद और सिद्धार्थ ने आपको जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसके बारे में बताया। इसके अलावा जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है उसके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड EIF, जैसे कि REIT, और अभी तो आप भारत के बाहर इन्वेस्टिंग अब्रॉड के ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ये सब चीज समझने के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आप कैसे एसेट एलोकेशन करते हैं, कैसे उसको मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें आप अपना रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो क्या लेते हैं, और आपके फ्यूचर गोल्स जो है उसको भी ध्यान में लेके उसको प्रॉपर प्लानिंग करके जब आगे बढ़ते हैं तब आपका इन्वेस्टमेंट सही तरह से होता है और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। साथ में एक दो और इम्पोर्टेंट बात है। एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको सिंपल रखिए। अलग अलग नाम में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो वह कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और उसका आप रिव्यू प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। साथ में ये भी जरूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हो, प्रॉपर रिकॉर्ड हो, और जब साल खत्म होता है तब उसको आप प्रॉपरली कंप्यूटेशन करके आपके इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करें। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका मॉनिटरिंग, उसका रिकॉर्ड कीपिंग और उसका प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी इम्पोर्टेंट है। अभी फाइनल पॉइंट मैं बताता हूँ कि ये सब चीज अच्छी तरह करने के लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम यह है कि वो एक तरह से आपको समझता है, दूसरी तरह से वो कैपिटल मार्केट को समझता है। उसको पता है कि कौन कौन से ऑप्शंस है और कौन कौन से ऑप्शंस आपको कैसे शूट करेंगे, और उसके हिसाब से वो आपको सलाह देता है। तो आप खुद भी समझिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का भी हेल्प लीजिए और इस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें हर साल नया इन्वेस्टमेंट जोड़ते जाए तो ओवर द लॉन्ग रन आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।